हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन पे बात किया था और उसके बारे में सारे जो उसके एस्पेक्ट्स हैं और 21st समिट थी उन सबको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन आईएमएफ के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम डिस्कशन को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये एक 189 देशों का 189 कंट्रीज का जो मेंबर कंट्रीज है इसकी, ठीक है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जो जो भी इसके जो भी ईच ऑफ विच हैव रिप्रेजेंटेशन ऑन द आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस। जो भी 189 कंट्रीज हैं उनका जो आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, कार्यकारी जो दल है, कार्यकारी जो बोर्ड है, उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। जो भी उनकी वित्तीय जो महत्व होता है, उनका जो भी इंपॉर्टेंस होती है फाइनेंशियली, उसको देखते हुए उनका आनुपातिक जो है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड शो दैट द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी हैव द मोस्ट वोटिंग पावर। जो सबसे ताकतवर आर्थिक देश होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा उनकी ताकत होती है, उनको जो है ज़्यादा वोटिंग पावर्स होती है। तो ये आईएमएफ का में वोटिंग पावर्स को डिफाइन करता है कि आपकी जो फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। और इसमें जो है इस तरीके से इसका जो क्राइटेरिया है उसमें यूएस से इसको हमेशा से डोमिनेट करता हुआ आया है। ठीक है, तो ये एक हमने देखा कि ये आईएमएफ का जो है क्या है। आईएमएफ इसके बारे में हमने बात किया। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो भी मौद्रिक सहयोग है, कोऑपरेशन है वैश्विक स्तर पर, ठीक है, उन उसको तेज करना है, तीव्र करना है। तो ये जो है कई सारी कंट्रीज की कैटेगरीज होती है। एक जो है डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज, और एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, और लेस डेवलप्ड यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये लिस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज होते हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही कम इनकी जो ग्रोथ है वो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, उसको लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में रखा जाता है। और विकासशील देशों में, तीसरी दुनिया के जो देश डेवलपमेंट के रास्ते पे है चल रहे हैं, जैसे कि इंडिया जैसे देशों को डेवलपिंग कंट्रीज में रखा जाता था। तो इनकी जो मॉनेटरियल नीड्स होती थी वो एक दूसरे से मतलब इस तरीके से इनमें कोऑपरेशन डेवलप करना और इनकी जो नीड्स है उसको इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा करने का दृष्टिकोण है आईएमएफ के अंदर। जैसे कि इंडिया को 1991 में जो इंडिया की सिचुएशन थी कि ये हमारे पास जो हमारी जो फॉरेक्स था वो काफ़ी कम हो गया था और केवल 1 वीक का हमारे ट्रेड का जो पैसा था वो चुकाने का हमारे पास रह गया था। तो उसके उसके हिसाब से क्या देखा जा सकता है कि आईएमएफ से हमने हेल्प लिया था। और हमारी जो उसके पहले की इकोनॉमी थी वो कैसी इकोनॉमी थी, वो एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी था, मतलब सेंट्रल के कंट्रोल्स में शुरू होता था। ठीक है, उसके बाद हमने अपनी इकोनॉमी को डिसेंट्रलाइज कर दिया। एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर के आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने एक्सेप्ट किया था। लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसका आईएमएफ का है, यानी कि उसमें और ज़्यादा जो प्रशुल्क हैं उनको कम करना, बॉर्डर पे ओपन करना अपने बॉर्डर को जो बाहर की वस्तुएं हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनके लिए ओपन करना ही जो है लिबरलाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण को बढ़ावा देना। पहले सेंट्रल ओन्ड कंट्रीज इंडस्ट्रीज होती थी इंडिया में उनको क्या करना था, प्राइवेट कंपनियों को भी बढ़ाना है, उनको जो है डिस इन्वेस्टमेंट करके जो सार्वजनिक कंपनियां थी उसमें प्राइवेट कंपनियों की होल्डिंग्स को बढ़ानी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब अपने बाजार को पूरी दुनिया के लिए या अपने देश की सीमाओं को मुक्त करना, मतलब खोलना। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स को इंडिया ने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद से ही मार्केट को कम्पिटिटिव बनाया गया इंडिया में। धीरे धीरे कंपटीशन काफ़ी हुआ और ग्रोथ की जो स्टोरी है वो शुरू हुई। तो इस तरीके से ये जो मॉनेटरी कोऑपरेशन है वो दिया गया था हमारे को।
आईएमएफ के माध्यम से। तो आईएमएफ जो है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने वाला एक इसका एक लक्ष्य है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे कि हमने अभी जो उदाहरण देखा है इंडिया का, उसके हिसाब से अगर वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है किसी देश में, तो उसको जो है एड्स सहायता देना और उसके माध्यम से जो है वित्तीय स्टेबिलिटी बढ़ाना होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव है आईएमएफ का। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सुविधाजनक बनाना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए जो भी उसके रास्ते में हर्डल्स आते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, ठीक है, और जो भी हर्डल्स हैं, मॉनेटरियल प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, टैरिफ से नहीं, टैरिफ तो डब्ल्यूटीओ देखता है, तो जो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको टैकल करना है। एंड प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, उच्च रोजगार जिसमें मिलती हो, और या फिर धारणीय अर्थव्यवस्था वाली वृद्धि को बढ़ाना, प्रमोट करना। एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, जो भी ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है, उनमें से गरीबी को कम करना, खत्म करना एक जो है इसका ऑब्जेक्टिव रहा है आईएमएफ का। और जो पुअर कंट्रीज होती हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है आईएमएफ के माध्यम से। फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस जो है, एक तो ये देखो आप, हमने जो बात किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। और टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द मेंबर कंट्रीज विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, जिन भी देशों में जो भुगतान संतुलन की समस्याएं होती हैं, ठीक है, जिनमें उन कंट्रीज को क्या क्या देते हैं, वित्तीय सहायता दी जाती है। और जो आईएमएफ है वो पैसा देता है उनको, ठीक है, और टू रिप्लेनिश इंटरनेशनल रिजर्व्स एंड स्टेबलाइज करेंसी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो भंडार है उसको सही रखने के लिए, और जो मुद्राएं हैं, ठीक है, उनको ये मुद्राएं स्थिर करने के लिए, क्योंकि अगर मुद्रा अस्थिर हो जाती है तो क्या होता है कि उससे करेंसी के अस्थिर होने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। जैसे मान लो अगर डॉलर अस्थिर हो जाता है, छोटी छोटी मुद्राओं की तो बात नहीं है, लेकिन डॉलर अगर अनस्टेबल हो जाता है, डॉलर तो अनस्टेबल हो जाएगा तो काफ़ी दिक्कत होगी पूरी, क्योंकि वो एक तरीके से ग्लोबल करेंसी है डॉलर, ठीक है, मोनोपोली है उसका करेंसी के क्षेत्र में। ग्लोबल एक्सचेंज जो मार्केट है वहाँ पे डॉलर में ही ट्रेड होता है, जो भी वैश्विक ट्रेड होता है वो डॉलर में ही होता है। तो ये जो करेंसी करेंसी को स्टेबलाइज रखता है एंड स्ट्रेंथन कंडीशंस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, और आर्थिक वृद्धि के लिए जो परिस्थितियां होती हैं उसको मजबूत बनाता है। कंट्रीज मस्ट embark on structural adjustment policies monitored by IMF। अब जो भी कंट्रीज आईएमएफ से हेल्प लेती है ना, उनकी निगरानी भी करता है आईएमएफ। जैसे आप सुनते होगा ना कि आईएमएफ ने भारत की जो वृद्धि दर इतना प्रेडिक्ट किया है, और तो ये सब कैसे होता है, ये उसकी वजह से ही होता है क्योंकि वो निगरानी करते हैं, वो उसको देखते हैं। आईएमएफ सर्विलांस, जैसे हमने बात किया निगरानी की, ठीक है, सर्विलांस, और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो व्यवस्था है उसको देखता है, उसकी निगरानी करता है। और निगरानी जो है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो होती हैं, जो भी उसके 190 मेंबर स्टेट्स हैं, जो सदस्य राष्ट्र हैं 190, ठीक है, उनके जो निगरानी करता है, और उनके आर्थिक और वित्तीय जो नीतियां होती हैं उसकी निगरानी करता है आईएमएफ। एंड एज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, और इस प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, which takes place both at the global level and individual countries, the IMF highlights possible risk to stability and advise the need policy adjustment। जो भी ये आईएमएफ देखता है, निगरानी करता है, तो उसमें क्या है कि जब भी कहीं भी उसको दिखाई देता है कि या तो वैश्विक स्तर पर या किसी भी एक देश में अगर कोई भी दिक्कत आने वाली होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा, या मौद्रिक मौद्रिक मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी, तो आईएमएफ क्या करता है, उस कंट्री को जो पॉसिबल रिस्क होते हैं उसको हाईलाइट करता है, ठीक है, और जो भी पॉलिसी एडजस्टमेंट करने की उसमें ज़रूरत होती है उसको बताता है कि आपको ये पॉलिसी एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज करनी है, सजेशन भी देता है, और कंसल्टेंसी भी देता है, मतलब वो
सलाह भी उपलब्ध कराता है आईएमएफ। कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी कि क्षमता का विकास, ये टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, तकनीकी सहयोग भी देता है, ठीक है। एंड ट्रेनिंग टू द सेंट्रल बैंक्स, जो सेंट्रल केंद्रीय बैंक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्रीज को, वित्तीय जो मंत्रालय होते हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और कर से जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, प्राधिकरण होते हैं, उनको भी जो है प्रशिक्षण आईएमएफ के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और भी जो आर्थिक संस्थान है, संगठन है, उनको भी आईएमएफ के द्वारा हेल्प कराई जाती है। और इससे क्या होता है, दिस हेल्प कंट्रीज रेज पब्लिक रेवेन्यू, इससे जो है जो देश हैं उनको जो सार्वजनिक राजस्व है, सार्वजनिक राजस्व वो बढ़ाने का, और जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग व्यवस्था है उसको आधुनिक बनाने का, और डेवलप स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क्स, और एक जो है मजबूत वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित करने का एक मौका मिलता है। एंड इम्प्रूव गवर्नेंस, और जो शासन है उसको इम्प्रूव करता है। एंड इनहेंस द रिपोर्टिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, और जो माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है जब बात पूरे अर्थव्यवस्था की जा रही हो तो उसको मैक्रो बोलते हैं, और माइक्रो का मतलब जब अर्थव्यवस्था के किसी एक सेगमेंट की बात की जा रही हो तो उसको माइक्रो बोलते हैं। तो जो माइक्रो रिपोर्टिंग ऑन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, तो माइक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो वित्तीय जो आंकड़े होते हैं उस पर भी एक रिपोर्टिंग की जाती है। और ये देशों को जो है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए भी हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आईएमएफ एंड इंडिया। आईएमएफ और इंडिया के बीच में क्या एक तरीके से केमिस्ट्री है। जो इंटरनेशनल रेगुलेशन बाय IMF in field of money has certainly contributed towards the expansion of international trade। जो भारत इंटरनेशनल जो रेगुलेशन है आईएमएफ का, अंतर्राष्ट्रीय जो नियमन है अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ का, ठीक है, उससे क्या हुआ है कि जो इंडिया के मौद्रिक फील्ड है, मौद्रिक जो क्षेत्र है इंडिया का, उसमें काफ़ी जो है सर्टेनली कंट्रीब्यूटेड टू एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। और इस जो मौद्रिक फील्ड है उसमें जब ये लागू होता है तो इससे क्या होता है कि जो मौद्रिक फील्ड इंडिया का, जो कि आईएमएफ के इंटरनेशनल रेगुलेशन से चलता है, तो इससे इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, ठीक है। एंड इंडिया हैज़ टू द एक्सटेंड बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्रूटफुल रिजल्ट्स, काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि 90s के दशक में आप देखोगे, अगर आप एक तरीके से इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर 90s के दशक में अगर आप ग्रो अप हुए हैं, मतलब आपका बचपन 90s के दशक में गुजरा है, तो आपको कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ही नाम पहले सुनाई देते होंगे। जैसे कि आप एक ओनिडा टीवी का नाम सुनते होंगे, ठीक है, एंड निरमा, साबुन, लक्स, एंड और भी पार्ले जी, ठीक है। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं आप जिनका नाम सुनते हो, ठीक है, ये इसलिए सिर्फ ये फेमस थे एक ही, क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं था किसी से, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे। गवर्नमेंट ओन्ड जो कंट्रीज थी, जो केंद्रीय जो नियोजन था भारत का, उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा ही जो PSUs थे वो कंट्रोल्ड होते थे। यानी कि विकास की धारणा ये थी कि ऊपर से विकास, यानी कंट्रोल्ड तरीके से विकास किया जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट्स काफ़ी रेयर थे, कम थे, ठीक, मतलब इनमें कंपटीशन नहीं थी, डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, और एक ही प्रोडक्ट जो है के नाम आपको सुनाई देते होंगे। और जब 1991 में जब ये लिबरलाइजेशन किया गया इकोनॉमी का, और जो LPG रिफॉर्म्स किए गए, उसके बाद से आप देखोगे कि जब 2000 आते आते उसके बाद से, ठीक है, 2000 के दशक में, ठीक है, क्या हुआ कि डाइवर्सिफाई होने लगा, जो मार्केट चॉइसेस जो हमारी था, जो हमारी चयन करने के लिए जो वस्तुएं थी मार्केट में, उनका विस्तार होने लगा, ठीक है।
कई सारे टीवी के ब्रांड्स आ गए, कई सारे साबुन सोप के ब्रांड्स आ गए, या फिर बिस्किट्स के, मतलब ये एक तरीके से क्या था कि मार्केट ओरिएंटेड जो हमारी इकोनॉमी थी वो होने लगी थी, मार्केट ओन मार्केट मार्केट के द्वारा कंट्रोल होने वाली इकोनॉमी बनने लगे थे हम। तो ये आईएमएफ का ही, जो हमने आईएमएफ के रेगुलेशंस और रिफॉर्म्स जो किए थे आईएमएफ की गाइडेंस में, उसी की वजह से जो है ये चीज़ें हमारे देश में हुई थी, दिखाई दे रही थी। एंड पोस्ट पार्टीशन पीरियड अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखो कि अगर इस पोस्ट पार्टीशन पीरियड में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिफिसिट था हमारा, भुगतान संतुलन का जो घाटा उत्पन्न हुआ था, पर्टिकुलरली विद डॉलर, डॉलर के साथ विशेष रूप से, और अन्य जो हार्ड करेंसीज हैं कंट्रीज की, उसमें उसके साथ, वो सिर्फ आईएमएफ ही था जिसने हमको बचाया था। और फंड ग्रांटेड इंडिया लोन्स टू मीट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अराइजिंग ऑफ द इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट 1965 और 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हो रहा था, तो उस टाइम पे जो आईएमएफ था उन्होंने हमको लोन दिया था। हमारी जो जो वित्तीय परिस्थिति परेशानियां थी, ठीक है, हमको उससे उबारने के लिए आईएमएफ ने क्या किया था, लोन दिया था। एंड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आईएमएफ अप टू द मार्च 31 1970, इंडिया परचेज्ड फॉरेन करेंसीज टू वैल्यू ऑफ RS 817.5 करोड़ के मुद्रा जो है हमने विदेशी मुद्रा खरीदा था फ्रॉम आईएमएफ से, और उसके बाद से उसको पूरा चुकाया भी था। 1970 तक द असिस्टेंट दैट इंडिया एज अदर मेंबर कंट्रीज ऑफ IMF कैन ऑब्टेन फ्रॉम इट हैज बीन इंक्रीज्ड थ्रू द शेडिंग ऑफ द SDR, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है, उसको बनाया गया था 1969 में। 1969 में बनाया गया था स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। एक तरीके से ये बॉन्ड्स होते हैं जिनको ये करेंसी होते हैं, एक तरीके से ये करेंसी हैं IMF के, जो जो कि किसी भी देश की जो बारोइंग लिमिट्स होती है IMF के साथ, वो डिफाइन करते हैं। और जो वो पैसे लेते हैं, मॉनेटरी हेल्प लेते हैं कोई कंट्री IMF से, वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के ही रूप में आती हैं। And India had to borrow from the fund in the wake of the steep rise in the price of its imports, foods, fuel and fertilizers. इंडिया को जो है जो इसकी इंपोर्ट्स का प्राइस जो था उसको चुकाने के लिए, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स के लिए जो है पैसे लेने पड़े थे, फंड्स लेने पड़े थे IMF से उस दौरान। और 1981 में इंडिया हैज़ गिवन अ मैसिव लोन, इंडिया को एक बहुत बड़ा लोन दिया गया था 5,000 करोड़ रुपए का, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो गया था। मतलब हमारा जो विदेश मुद्रा भंडार था उसमें एक चुनौती पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से, ठीक है, एंड रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसिस्टेंट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट, जो भुगतान संतुलन है उसमें हानि की वजह से फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गई थी, जो चालू घाटे में हमको भुगतान संतुलन का शिकार होना पड़ा, जो घाटा हुआ था भुगतान संतुलन में, ठीक है, चालू खाते में, उसकी वजह से जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो कम हो गया था, उसमें क्राइसिस आ गया था, जिसकी वजह से IMF ने हमको 5,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। इंडिया वांटेड लार्ज फॉरेन कैपिटल फॉर इट्स वेरियस रिवर प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा इंडिया को अपने जो नदियों पर चलने वाली परियोजनाएं हैं उनके लिए, लैंड रिक्लेमिनेशन स्कीम्स के लिए, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, संचार के विकास के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है। सिंस प्राइवेट फॉरेन कैपिटल वाज नॉट फोर्थकमिंग, जो निजी विदेशी पूंजी होती है वो नहीं आ रही थी, तो जो ओनली प्रैक्टिसेबल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द नेसेसरी कैपिटल वाज टू बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्ल्ड बैंक से ही पैसा लेना था हमारे पास, एक तरीके से विकल्प बचा हुआ था, ठीक है। हमारी जो परियोजनाएं हैं हमारे में FDI भी नहीं आती थी। एंड इंडिया हैज़ अवेल्ड ऑफ सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफ द IMF के विशेषज्ञों से भी भारत ने सेवाएं लिया है, ठीक है। किस लिए लिया है? फॉर द पर्पज ऑफ एसेसिंग द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है
ठीक है, उसकी जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसका असेसमेंट करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए, एंड इन दिस वे, इस तरीके से इंडिया हैज हैड द बेनिफिट ऑफ इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी एंड एडवाइस। इस तरीके से इंडिया के पास जो है, जो स्वतंत्र तरीके से, एक तरीके से स्क्रूटनी और एडवाइसेस का लाभ लिया गया है। And the balance of payment position of India having gone utterly out of gear on account of the total oil price escalation since 1973, the IMF has started making available oil facilities by setting up a special funds for the purpose. अब जो इंडिया का जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारा इंपोर्ट से ही पूरी होती है, तो जो ऑयल या तेल का जो दाम है वो जब बढ़ जाता है, जैसे कि अक्टूबर 1973 के बाद से बढ़ने लगा था, तो आईएमएफ ने क्या किया कि आईएमएफ ने एक ऑयल मतलब फैसिलिटी भी शुरू की, ऑयल के लिए सुविधा भी शुरू करी थी, और एक स्पेशल फंड इस पर्पस के लिए आईएमएफ के द्वारा बनाया गया था। और जो 90s के शुरुआत में जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 2 सप्ताह के ही लिए था, बचा हुआ था, एक तरीके से वो एज अगेंस्ट द जनरली एक्सेप्टेड सेफ मिनिमम रिजर्व फॉर 3 months इक्विवेलेंट, द पोजीशन वेयर टेरिबली अनसेटिस्फैक्टरी। काफ़ी जो है असंतोषजनक परिस्थिति थी उस समय। हमारे पास फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व हमारा था वो बिल्कुल खाली हो गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ठीक है, उसके लिए इमरजेंसी लोन्स की व्यवस्था करी, $2.2 बिलियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया, ठीक है, और 27 टन ऑफ द इंडियन गोल्ड रिजर्व को एक तरीके से क्या रखा, गिरवी रखा। 27 टन जो इंडिया के पास सोने का भंडार था उसको गिरवी रखा गया, और इंडिया ने आईएमएफ को प्रॉमिस किया कि हम जो है कुछ अपने ढांचागत रिफॉर्म्स करेंगे, जैसे कि हम अपने इंडियन जो हमारी मुद्रा है उसको क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द करेंसी जो हमारी है मुद्रा की, उसको डिवैल्यूएशन करेंगे, उसको मतलब अवमूल्यन करेंगे, उसके दाम को गिराएंगे, और जो बजटरी और जो फिजिकल डेफिसिट्स है, जो जो हमारे बजट में और जो हमारा राजस्व घाटा है उसको कम करेंगे, और जो सरकारी खर्च है हमारा, ठीक है, उसको भी कट करेंगे और उसको सब्सिडी में लाएंगे। एंड लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब आयात को लेकर के कुछ उदारीकरण लेकर के आएंगे। इंडस्ट्रियल जो हमारी औद्योगिक नीति है उसमें सुधार करेंगे, और हमारा जो व्यापार की नीति है उसमें भी सुधार करेंगे, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करेंगे, और वित्तीय सेक्टर में भी रिफॉर्म करेंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, जो सॉरी पब्लिक सेक्टर है उसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। पब्लिक जो सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पीएसयूज हैं, उनका हम क्या करेंगे, प्राइवेटाइजेशन करेंगे, निजी करेंगे। ये आईएमएफ के सामने हमने कमिटमेंट किया था कि हम आने वाले वर्षों में ये सारे काम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, आईएमएफ से लोन लिया था, और हमारा 67 टन का सोना गोल्ड पे रखा गया था, बंधक रखा गया था, सॉरी। तो जो फॉरेन रिजर्व था अब उसके बाद से वो बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे हमने अपनी उदारवादी नीतियों को अपनाना शुरू किया, तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ग्रो होने लगा। और इंडिया हैज ऑक्युपाइड ए स्पेशल प्लेस इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द फंड। तो इंडिया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें एक वहाँ पे विशेष स्थान इंडिया को प्राप्त कर लिया था, एंड दस इसलिए इंडिया हैड प्लेड क्रेडिटेबल रोल इन डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज। तो इंडिया को क्या हुआ कि एक क्रेडिटेबल रोल मिल गया, जो कि वहाँ की नीतियाँ हैं उस फंड के लिए उसको निर्धारित करने में, और इससे इंडिया का जो अंतर्राष्ट्रीय जो खेमा है वहाँ पर इंडिया की जो इज्जत है एक तरीके से बढ़ गई थी। अब आईएमएफ के कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं, ठीक है, जो कि आईएमएफ जो गवर्नेंस है वो एक तरीके से चिंता का एक विषय हो सकता है। फॉर डिकेड्स यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट है guaranteed the helm of the IMF to a
यूरोपियन एंड द वर्ल्ड बैंक टू एन अमेरिकन। मतलब ये एक तरीके से यूरोपियन और अमेरिकन इंटरेस्ट को ज़्यादा सब प्रोवाइड करने वाले लगते थे, ठीक है। और जो सिचुएशन था, लिव्स लिटिल इज होप फॉर ascendant emerging economies that despite modest changes in 2015 do not have a large and IMF voting shares, the United States and Europe। तो जो वोटिंग शेयर्स है IMF में, ठीक है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई, चाहे भले ही दुनिया का जो परिस्थितियां हैं वो बदलती रहीं, लेकिन IMF का जो वोटिंग शेयर्स हैं कंट्रीज का, उसमें यूनाइटेड स्टेट और यूरोपीय जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनकी भूमिका काफ़ी मतलब डोमिनेटिंग रही है। Conditions placed on the loan are too intrusive and compromise the economic and political sovereignty। तो जो लोन दिया जाता है IMF के द्वारा, उसमें जो शर्तें लगाई जाती हैं वो काफ़ी जो है एक तरीके से इंट्रूसिव होती हैं। और ये क्या होता है कि जो आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता होती है जो कंट्री लेती है, उसके साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंडीशनलिटी रेफर्स टू मोर फोर्सफुल कंडीशंस। जो कंडीशनलिटी है उसका मतलब ये होता है, सशर्तता जो होती है वो और ज़्यादा फोर्सफुल कंडीशन होती है, ठीक है। एंड वॉज दैट ऑफन टर्न इन द लोन इनटू ए पॉलिसी टूल। और जो जो लोन है, ठीक है, वो प्रायः किस में बदल जाता है, एक पॉलिसी टूल में बदल जाता है। और दीज इंक्लूड फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। इसमें जो है एक तरीके से जो राजकोषीय और वित्त जो मौद्रिक नीतियां होती हैं वो भी शामिल हैं। और सच इशूज एज बैंकिंग रेगुलेशन, इसमें जो है कुछ ऐसे इशूज भी शामिल हैं जैसे कि बैंकिंग का रेगुलेशन होता है, गवर्नमेंट डेफिसिट जो गवर्नमेंट का घाटा होता है, एंड द पेंशन पॉलिसी होती है वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। एंड मेनी ऑफ दीज चेंजेस आर सिंपली पॉलिटिकली इम्पॉसिबल। और जो भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उनको प्राप्त करना बहुत ही मतलब एक तरीके से असंभव होता है, क्योंकि वहाँ पे घरेलू जो विरोध हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उस पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, विरोध होता है। तो ऐसा ही विरोध का खतरा यहाँ पर दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो IMF है वो अपनी जो पॉलिसीज होती हैं वो बिना उसके एक तरीके से किसी कंट्री की विशेष जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खूबियाँ होती हैं या स्थिति होती है, ठीक है, उसको देखे ही अपनी पॉलिसीज को लागू कर देता है। और इससे क्या होता है, वो उससे क्या होता है, कभी कभी वो जो कंट्री होती है ऐसे नीतियों को भी ढो रही होती है जो कि अनावश्यक होते हैं, या फिर जो उनकी उत्पादकता है वो कभी कभी विपरीत रूप से भी प्रभावित हो जाती है, ठीक है। तो ये IMF की एक जो है क्रिटिसिज्म है। एंड जो भी पॉलिसीज एक ही बार में लागू किए जाते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं वो एक ही बार में लागू किए जाते हैं, और न कि जो है एक प्रॉपर तरीके से अप्रोप्रिएट सीक्वेंस है। तो IMF जो होता है वो जो कंट्रीज हैं, IMF demands that countries it lend to privatize government services rapidly, and IMF demands that countries it lends to privatize government services rapidly. It result in a blind faith in the free market। मतलब एक तरीके से ये कहता है कि आप जो है मुक्त जो बाजार की परिस्थितियां हैं उसमें एकदम अंधविश्वास करो, ठीक है। और इससे कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, जो ग्राउंड्स रियलिटीज़ होती हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार की जानी चाहिए, वो सब क्या होती हैं, वो नहीं तैयार हो पाती। इसकी वजह से दिक्कतें होने लगती हैं देश में, पर्टिकुलर कंट्री में। IMF के रिफॉर्म्स की देखते हैं। रिफॉर्म्स जो होता है, रिफॉर्म्स एक मेंबर कैन बोरो अप टू 200% ऑफ इट्स कोटा। जो इसका कोटा है उसका 200% तक वार्षिक रूप से एक जो सदस्य राष्ट्र है वो ले सकता है, ठीक। और 6% कम्युलेटली, ठीक है, कम्युलेटली अगर देखा जाए तो वो 600% ले सकता है। हालांकि द एक्सेस में बी हायर इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। कुछ एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस, अपवाद ऐसे परिस्थितियां अगर बन जाती हैं
तो जो उसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। और आईएमएफ का जो कोटा है सिंपली मींस मोर वोटिंग राइट्स एंड बारोइंग परमिशंस अंडर द आईएमएफ। आईएमएफ का कोटा का मतलब होता है कि जो आपकी वोटिंग राइट्स है वो और ज़्यादा होंगी, और जो आपकी जो लेने के लिए बोरोइंग करने के लिए उधार लोन लेने की जो परमिशन है आईएमएफ के अंदर, ठीक है, वो भी डिफाइन करता है। लेकिन it is unfortunate that IMF quotas formula is designated in such a way that USA itself has 70.7% quota। और जो यूएसए इसमें क्या है कि ऐसा ये कोटा का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके पास अकेले 17.17 कोटा है, परसेंट कोटा है, जो कि जो सेवरल कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज का मिला करके जो है नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये एक तरीके से गलत है। एंड द G7 ग्रुप्स कंटेंस मोर देन 40% कोटा। जो G7 के ग्रुप्स हैं वो करीब 40% से ज़्यादा का कोटा होल्ड करते हैं, जहाँ पे कंट्री लाइक इंडिया एंड रसिया है केवल, उनके पास केवल 2.5% कोटा ही आईएमएफ में है। तो ये रिफॉर्म्स जो है काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हमने देखा आईएमएफ। ठीक है, अब जो है आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम देखने वाले हैं द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। और आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। तो इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।